दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, आज संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में दूरदर्शन शिमला भी आज आप लोगों के समक्ष विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुआ है। हमारे जीवन में वृद्धों का, बुजुर्गों का कितना सम्मान होना चाहिए, उनकी जीवन में क्या उपयोगिता है, वृद्धों के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य है, हमको उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम ये संपूर्ण चर्चा करेंगे और आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री हंसराज चौहान जी। ये निदेशक है ईसोमसा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश, और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर राजेश, राज्य प्रमुख हेल्पेज इंडिया हिमाचल और लद्दाख। आप दोनों का आज कार्यक्रम में अभिनंदन है। हमारे दर्शक जो हमसे जुड़ चुके हैं वो चौहान जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये कब से मनाना, इसकी शुरुआत कब से हुई और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है, इसकी शुरुआत 1990 से हुई है जी। वास्तव में जो है, जो यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया, रेजोल्यूशन लाया गया, जिसके माध्यम से ये तय किया गया कि पूरे विश्व में जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो ये तबका है, इसके लिए कुछ किया जाए, एक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से लेकर के संपूर्ण विश्व में 1 अक्टूबर को जो है इसको हर वर्ष मनाया जाता है। बेसिकली जो इसको जो मनाने का जो उद्देश्य है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि वो एक समाज के लिए, देश के लिए एक एसेट्स हैं, उनकी पूरी देखभाल की जाए, पूरा केयर किया जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, उनके स्वास्थ्य का देखभाल पूरा रहे, उनका कोई अपमान न हो, हर तरीके से एक सोशल सिक्योरिटी भी हो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो, उनकी सेहत ठीक रहे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो मोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे विश्व में जो है 1 अक्टूबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। बुजुर्गों का सम्मान हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करें और उनके प्रति हमारा समर्पण भाव हो, यही आज का दिवस हमको शिक्षा देता है। राजेश जी, आपसे जानना चाहते हैं ये हेल्पेज इंडिया आखिर है क्या, और आप लोगों की जो मुख्य सेवाएं हैं बुजुर्गों के लिए वो क्या रहती हैं? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो 1 अक्टूबर जो हम लोग इंडिया में और पूरे दुनिया में मनाते हैं, मैं सब बुज़ुर्गों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हेल्पेज इंडिया हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो बुज़ुर्गों के लिए काम करती है। तो इंडिया में भी हम लोग पिछले 45 सालों से काम कर रहे हैं। तो अगर ये सोचने की बात ये है कि हेल्पेज जैसी संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे पूरे दुनिया में बुज़ुर्गों के लिए काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम आंकड़े देखते हैं, अगर हमारे देश का आंकड़े देखते हैं, तो हमारे देश में लगभग जो बुज़ुर्गों की जनसंख्या 106 मिलियन है, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा बुज़ुर्ग है जो हमारे देश में, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और लगभग 1.5 करोड़ बुज़ुर्ग हर साल जो हमारे देश में ब्लाइंड हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास जो गरीबी है, तो जो आंखों के ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो इन समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि सरकार तो काम कर रही है बुज़ुर्गों के लिए, तो साथ में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए काम करे। तो 1978 में हमारे हेल्पेज इंटरनेशनल यूके से हमारे जो इसके जो संस्थापक थे वो इंडिया में आए, और उन्होंने यहाँ पे इंडिया में हेल्पेज इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया। उसके बाद हम लोग फिर 1978 के बाद हेल्पेज इंडिया पूरे इंडिया में जगह जगह, कोने कोने में, हर स्टेट में हम लोग बुज़ुर्गों के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। और साथ में हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि हम लोग नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन के मेंबर हैं, तो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, तो साथ में हम गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग पॉलिसी रिलेटेड काम करते हैं। और साथ में हिमाचल में भी हम लोग खासकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ जो बुज़ुर्गों की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर स्टडी करके हम लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुजुर्गों की सेवा कर रही है, और कहा भी है दोस्तों कि जब जवानी में हम लोग रहते हैं तो सब कुछ अपने आप सक्षम होते हैं हर कार्य को करने के लिए, लेकिन वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमको दूसरे की सहायता की आवश्यकता रहती है। ऐसे समय में परिवार का, समाज का सहारा मिलना नितांत आवश्यक है। चौहान जी, यदि सरकार की ओर से
स्कीम्स की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, तो वर्तमान में ऐसी कौन कौन से कार्य है जो सरकार बुजुर्गों के लिए कर रही है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बुजुर्ग जो है हमारे समाज का, हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि हमारे जैसे हमारी संस्कृति है उसमें बुजुर्गों का सम्मान हो, उनको पूरा अधिमान दिया जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ऐसे बहुत से कार्यक्रम, ऐसे बहुत सी स्कीमें इनके कल्याण के लिए, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऐसी बहुत सी स्कीमें चलाई है। सबसे पहले तो ये जो, अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि देखो ओल्ड एज में कई समस्याएं होती, कई चीज़ें होती, तो उसके लिए पेंशन जो है बहुत बड़ी एक स्कीम चलाई हुई है। तो इसमें ये ऐसा है कि ये जो हमारे बुज़ुर्ग 60 और 70 के बीच में है, 69 जिनकी उम्र है, उनको इस वक्त सरकार 850 रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। उसके अलावा जो 70 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है, ऐसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सरकार ने बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया कि उनके ऊपर कोई आय सीमा नहीं रहेगी, कोई इनकम वार नहीं रहेगा, और बशर्ते है कि कोई और पेंशन ड्रॉ कर रहा हो तो उनको जो है प्रति माह जो है वो 1500 रुपये हर ऐसे नागरिक को दी जाती है। ये सारा कुछ एक तो ये चला रहे हैं। उसके बाद विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो है, जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए ऐसे एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, बहुत स्कीम चलाई जा रही हैं, उसके माध्यम से कई कुछ किया जा रहा है। साथ में इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी सरकार ने अप्रूव की हुई है, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसी जो है सरकार द्वारा अप्रूव हो चुकी है। उसके तहत ऐसे कई कंपोनेंट हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी से हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, ऐसे कई चीज़ें हैं। ये ओल्डर पॉलिसी फॉर ये जो है इनके लिए बनाई हुई है। उसके बाद पहचान पत्र जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं। पहचान पत्र का मतलब ये है कि वो जो कार्ड उनको इशू किया जाता है उसके बेसिस पे उनको जो है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी एक अलग क्यू लाइन लगी होती है, आप सिविल सप्लाई की दुकान में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अलग क्यू बना होता है। जो हमारे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अलग उनका ट्रीटमेंट होता है, अलग से उनका स्थान दिया जाता है। यानी कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनको कहीं लाइन में न खड़ा होना पड़े, उनको बिल्कुल अलग तरीके से उनको किया जाता है। तो ये है। तो इसके अलावा जो है उनके उसके लिए भी और भी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे आपके जो बसेस हैं, जो बसेस चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कंसेशन उनको दिया जाता है। आपके कुछ जो सीट नंबर है उनको ईयर मार्क किया जाता है, ताकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक कभी भी यात्रा करें, ट्रैवल करें, प्रदेश के किसी भाग में जाएं, उनको अधिमान दिया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा जो है आपके जो टूरिज़्म जो है, जैसे होटल्स हैं, वहाँ पे भी इनके लिए जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर वो कार्ड होल्डर हैं, प्रॉपर उसमें फॉल करते हैं, तो उनके लिए वहाँ भी कंसेशंस हैं। तो ये तमाम जो स्कीमें जो है चलाई जा रही है, पेंशन से लेकर के इनके पहचान पत्र से लेकर के तमाम जो है हॉस्पिटल में इनकी जो क्या वरीयता, क्या प्रेफरेंस दी जाती है, तमाम जो है इनके लिए की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बुज़ुर्गों के लिए जो है ओल्ड एज होम हमारे हिमाचल में, प्रदेश में चल रहे हैं। इस वक्त 8 हमारे फंक्शनल हैं, चल रहे हैं, 3 और प्रपोज्ड हैं। और वैसे भी जो सरकार की जो मंशा है जो वो है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम ज़िले में एक ओल्ड एज होम हो। तो वो हम थ्रू NGOs चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में। वहाँ पे ऐसे जो बुज़ुर्ग जिनका कोई बेसहारा है या जिनका कोई ऐसा कोई है ही नहीं, वो उस ओल्ड एज होम में वो आके बैठ सकते हैं। वहाँ पे कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, चाहे उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्कूटनी करनी हो, चाहे खाने पीने का बंदोबस्त हो, और भी कोई सिक्योरिटी हो। उसके अलावा उन बुज़ुर्गों को इवन पेंशन तक दी जा रही है, तो ये हो रहा है उसमें। उसके अलावा बुज़ुर्गों के उत्थान के लिए अब क्योंकि डे सेंटर जो है वो हमारे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 26 डे सेंटर हैं। तो डे सेंटर का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल ध्येय है कि दिन के वक्त वो जो है, क्योंकि घर में या तो उनकी इग्नोर किया जाता है, या कोई टाइम पास कैसे किया जाए, या कई ऐसे हालात, ऐसे फैक्टर होते हैं कि बुज़ुर्ग जो है वो अपना टाइम नहीं पास कर सकते। तो इसके लिए डे केयर सेंटर जो है 26 चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। उसमें फ़िक्स टाइम है, डे टाइम में आते हैं बुज़ुर्ग। वहाँ उस सेंटर में कई किस्म की सुविधाएं दी जा रही हैं। आपके न्यूज़पेपर हैं, आपके मैगज़ीन्स हैं, TV है,
आपका रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है, आपके कोई थेरेपी का बंदोबस्त है, इस तरह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप भी होता है। इसी यही सुविधाएं हमारे जो ओल्ड एज जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ सारा बंदोबस्त है। उसमें काउंसलिंग भी की जाती है, उनके स्किल को अपग्रेड भी किया जाता है, वहाँ पे थेरेपी भी की जाती है, और भी कई जो भी उनके जो टेस्ट हैं, जो उनके कैसे किया जाए, इंगेज किया जाए, ये तमाम किस्म की सुविधाएं दी जा रही है। और इसके अलावा सरकार द्वारा एक और भी चीज़ की जा रही है कि एक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र जो है एक एज ए मॉडल खोला जाए, तो वो भी बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। उसमें भी आजकल जैसे आपके जो सर्फिंग है, इंटरनेट है, आपके कोई स्मार्टफोन है, न्यूज़पेपर रीडिंग और स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, योगा, मेडिटेशन, रिक्रिएशन की सारी फैसिलिटीज उसमें होंगी। तो ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी स्तर पे बहुत सराहनीय प्रयास किया जा रहे हैं ताकि ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये जो हमारा जो वर्ग है, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी सोशल सिक्योरिटी बनी रहे, उनके जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी पूरी देखभाल हो, उनकी समय समय पर काउंसलिंग की जाए। इसके अलावा पूरे स्टेट में जो है बुज़ुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन, ओल्ड एज हेल्पलाइन, उसका भी वो भी चलाई जा रही है। उस हेल्पलाइन का जो ध्येय पर्पज़ ये है कि कहीं से कोई बुज़ुर्ग, कोई व्यक्ति इंक्वायरी कर सकता है, कोई बुज़ुर्ग कर सकता है, किसी किस्म की कोई काउंसलिंग चाहिए, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो विभिन्न तरह के कार्य बुजुर्गों के लिए किए जा रहे हैं, जो सरकार की ओर से जिन कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राजेश, आप तो बुजुर्गों से मिलते भी होंगे, आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते होंगे, उनकी समस्याओं से आप रूबरू भी होते होंगे। आपका अनुभव क्या है कि मुख्य समस्याएं बुजुर्गों की क्या रहती हैं? अगर मैं हिमाचल के संदर्भ में कहूँ तो अगर हम हिमाचल में देखेंगे 2014 में UNFPA ने एक हिमाचल में स्टडी किया था, सर्वे किया था। तो इसमें पाया कि हिमाचल में 92% जो सीनियर सिटीजन है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो हेल्पेज का एक अपना एक्सपीरियंस है, पिछले 40 सालों से हमने बुज़ुर्गों के प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया है। एक जो बुज़ुर्ग है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, एक है अर्बन एरियाज़ में। जो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में बुज़ुर्गों के बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, और अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल डिफरेंट समस्याएं हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ में देते हैं, सबसे पहले जो बुज़ुर्ग है उनको एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम, एक मेजर इशू है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो जो हॉस्पिटल्स है, अगर बुज़ुर्ग, क्योंकि अगर 70-80 साल से ऊपर बुज़ुर्ग वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको ऐसा क्या प्रोग्राम जो किया जाए जो उनको डोर सर्विसेज में उनको बुज़ुर्गों को हेल्थ सर्विसेज दिया जाए। तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हेल्पेज इंडिया ने एक मोबाइल मेडिकेयर यूनिट का एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च किया हुआ पूरे पैन इंडिया में, जो हेल्पेज एशिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेडिकेयर यूनिट चलाती है, जिसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ड्राइवर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है और एक एम्बुलेंस वैन होता है। ये गांव-गांव जाके बुज़ुर्गों के घर द्वार पर जाके हम लोग उनको मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, उनको फ्री मेडिकल चेकअप होता है। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, गांव में जो बुज़ुर्ग है उनको, कुछ लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि उनको डायबिटीज़ है या उनको हाइपरटेंशन है या कोई प्रॉब्लम्स है। तो प्राइमरी मेडिकल कंसल्टेशन उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको पता लगता है कि इनको मतलब मेजर प्रॉब्लम्स आने वाले, तो हम लोग, हमारे जो मेडिकल टीम है उनको रेफ़र कर लेते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, या चाहे IGMC हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और गांव में ये सबसे बड़ा है एक्सेसिबिलिटी। दूसरा, जो गांव में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, लाइवलीहुड, जो इनकम जनरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या ऐसे बुज़ुर्गों को, पहले तो 60 साल से तक तो बुज़ुर्ग कोई ना कोई काम करते रहते, कोई मिस्त्री है, कोई कारपेंटर है। तो क्या 60 साल के बाद बुज़ुर्गों को कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए जिससे अपने आप को बिजी भी रखे और कुछ इनकम जनरेशन हो। तो हेल्पेज ने एक कंसेप्ट निकाला है, पैन इंडिया एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप, वरिष्ठ नागरिकों का सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये भी पूरे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको सीड मनी दे के वो अपने लेवल पे गांव में अब इंटरलोनिंग करते हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि एक बुजुर्ग, वी जस्ट वांट दैट दे शुड हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, तो बुजुर्ग, अगर हम चाहते हैं, अगर वो महीने में 1000 रुपये भी कमाता है गाँव में और अपने बेटे और अपने पोते पोतियों को देता है, तो एक फैमिली में, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रहता है। तो डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है बुजुर्गों के लिए। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बुजुर्गों का है, क्योंकि अर्बन में देखते हैं कि मैक्सिमम जो है रिटायरीज है या बिजनेसमैन वाले होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ शिमला में देखता हूँ कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो
70-80 साल के अकेले ही बैठते हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के मकान है, बट नोबडी इज लुकिंग आफ्टर देम। पे उनको एक आइसोलेशन और जो अकेलापन है सबसे बड़ा आज के टाइम में बुजुर्गों का अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो इसकी वजह से अलग अलग तरह के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी जैसे डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, अर्बन एरियाज में सबसे बड़ा अगर मैं प्रपोज करूं गवर्नमेंट के साथ या हेल्पेज हम बोले तो जो डे केयर सेंटर्स है, इससे अच्छा कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता जो हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप देखते होंगे यहाँ पे शिमला में ही हमारे जो मैक्सिमम बुजुर्ग है मॉल में घूम रहे होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कोई डिग्निफाइड प्लेस हो जहाँ पे वो डिग्निटी के साथ रहे, गपशप मारे, कहीं पे बैठ के, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि रिटायर तो हो गए, बट उनको लिए हम सब एक ऐसा कोई जगह बनाए जहाँ पे बुजुर्ग आपस में बैठे, गपशप मारे, न्यूज़पेपर्स पढ़े। तो मैं हमेशा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनिशियली बढ़िया डे केयर सेंटर, जिसमें अंडर वन रूफ वी शुड हैव हेल्थ सर्विसेज, रिक्रिएशन, लाइब्रेरी, ये कंप्लीट एक कॉम्बो प्रोजेक्ट हमारे बुजुर्गों के लिए हो, ताकि उनको इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े और बड़े इज्जत के साथ वो अपने यहाँ पे रहे, वो इस सेंटर में रहे। तो हेल्पेज इस डे केयर सेंटर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में हम लोग अर्बन एरियाज में डे केयर सेंटर्स के लिए हम लोग चला रहे भी हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगह पे लगाइए। राजेश जी, आप सरकार के साथ मिलकर बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से वो भी आप समय समय पर इन लोगों से कहते हैं। चौहान जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है सामाजिक सुरक्षा। कई क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे बुजुर्गों का ध्यान उस तरह से नहीं रख पाते जिस तरह से माता पिता ने हमारी सेवा की थी। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा भी ऐसा ही समय आने वाला है या हमको भी इस समय के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी बुजुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई समस्या उसको आती है, तो वो कहाँ जाए, किससे संपर्क करे? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी लेवल पे, चाहे गांव हो या शहर हो, एक कानून भी है, एक अधिनियम भी है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश माता पिता और आश्रित भरण पोषण अधिनियम 2001। ये जो एक्ट है, इसके तहत जो हमारे जो एसडीएम्स होते हैं उनको एम्पावर किया गया है। कोई भी अगर ऐसे बुज़ुर्ग जो है, अगर उनको शिकायत करता है, उनको अगर उसके जो इमीडिएट जो उसके बच्चे या और जो उसके तंग कर रहे हों या उसको सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होने का रहे हैं, तो वो एक एप्लीकेशन लिख के कंसर्न एसडीएम के पास लिख सकता है और इस एक्ट के तहत उसमें 5,000 तक रिलीफ दिया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा जो आपने बात की कि ये जो उनके उसके लिए क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसके पेंशन के माध्यम से तो दे ही रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ। क्योंकि इसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे, वो सारा जो है जब ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है, सारी उसके वहाँ से सारे केसेस फॉरवर्ड होते हैं। हमारे जो तहसील कल्याण अधिकारी हैं, जो जिला कल्याण अधिकारी हैं, वो तमाम उनके माध्यम से पूरा क्रॉस चेक करके उस गांव में, उस पंचायत में ऐसे जो है उनकी पूरा ख्याल रखा जाता है। एक तो फाइनेंशियली उसको जो है जो पात्र व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है, साथ में इस एक्ट के तहत जो है वो कोई भी एसडीएम के वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर कोई नहीं कर रहा है। तो तमाम जो ये चीज़ें हैं इसके तहत जो है उनको सोशल सिक्योरिटी वो पूरा ख्याल रखा जाता है। और वैसे भी जो हेल्पलाइन का जो है वहाँ पे कोई भी आपने हेल्पलाइन का नंबर नहीं बताया, वो कैसे जी राजेश जी, वो कैसे संपर्क किया जा सकता है? हेल्पलाइन जो है बहुत ही मतलब आज के टाइम में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन जो है हेल्पेज इंडिया और गवर्नमेंट हम लोग मिलके हम लोग चला रहे हैं और ये हेल्पलाइन सेंटर हमने शिमला में खोला हुआ है। और हेल्पलाइन का नंबर जो है 1800-180-1253। तो मैं सभी हिमाचल के जितने भी बुजुर्ग हैं, कभी भी उनको कोई भी समस्या है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप कृपया इस नंबर पर 1800-180 और 1253 में कॉल कीजिए और इमीडिएटली हमारे जो हेल्पलाइन टीम है वो उनको, चाहे वो ओल्ड एज होम में रेस्क्यू करवाना हो या उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत हो या कोई भी किसी तरह की समस्या हो, तो इस हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। हेल्पलाइन का नंबर दर्शकों आपने नोट कर ही लिया होगा। इसके ऊपर आप किसी भी बुजुर्ग की किसी भी समस्या को लेकर उपस्थित हो सकते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये संस्कृति, ये संस्कार हमारे प्राचीन समय से है। हमारे घरों में वृद्धों का सम्मान किया जाता था, बुजुर्गों को देवता के तुल्य माना जाता था। लेकिन वैभव काल में पढ़कर हम लोग अपने बुजुर्गों की इंपॉर्टेंस को, महत्व को भूल से गए हैं। चौहान जी, कोरोना काल में सब लोग त्रस्त हुए, जवान भी, बच्चे भी और बूढ़े भी इससे अछूते नहीं होंगे। कोरोना काल में आपके विभाग की सहायता बुजुर्गों को कैसे मिली? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जब ये मार्च में जब ये लॉकडाउन जब पूरे इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब हो गया था, उस वक्त ये एक इमीडिएट चैलेंज था भी कैसे जो पेंशन को डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल वक्त में तो डिस्पर्स हो रही थी, उस वक्त क्योंकि सारे दफ्तर बंद थे, चाहे फील्ड हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कोई भी। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त कोई व्हीकुलर मूवमेंट नहीं था जी। दफ्तर बंद थे, व्हीकुलर मूवमेंट नहीं था, लोग घरों तक ही सीमित हो गए थे। ऐसे में प्रश्न ये हुआ कि अब ये जो पेंशन है, क्योंकि जो हमारा जो बुजुर्ग जो वर्ग है उसको हमने कैसे सहायता पहुंचानी है, कैसे फाइनेंशियल उनको पहुंचाना है अमाउंट, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम कुछ एक लोगों ने, विभाग ने स्ट्रेटजी की, सरकार के साथ स्ट्रेटजी की। तो वहाँ जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ मिल करके कुछ अकाउंट्स, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ है, कुछ एक बैंक के साथ भी है, पर क्योंकि हमारा लार्ज जो है वो अकाउंट्स पोस्टल के माध्यम से हो रहे हैं ऑपरेट, तो सारा ये स्ट्रेटजी चाकआउट की गई, पूरा प्लान चाकआउट किया गया। और कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तो जितने जो हमारे बुजुर्ग थे, चाहे दिव्यांग थे या और भी सेक्शन थे, विडो थी, एकल नारी थी, तमाम जो हमारे सेक्शन जो पेंशन के जो पात्र थे, डोर स्टेप पे जाके उनको वितरण किया गया। पेंशन का वितरण डोर स्टेप पे, चाहे जो हमारे इंटीरियर में, शहरों में तो चलो और बातें, लेकिन जो हमारे इंटीरियर ऐसे इलाके थे, पूरा हमने प्लान किया, पूरे प्रदेश में स्ट्रेटजी चाकआउट की, क्योंकि बाहर तो नहीं निकल सकते थे। पूरा आपके आईटी के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके, सारा कुछ करके, जो हमारे फील्ड फंक्शनरी थे, पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी थे, पूरा हमने सारा कोऑर्डिनेट करके डोर स्टेप तक सारा पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ईसोमसा के डायरेक्टर श्री हंसराज चौहान का कहना है कि जब सब कुछ बंद हो गया था, तब भी बुजुर्गों की सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेल्पेज इंडिया की भविष्य की संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, भविष्य की आपकी योजनाएं। भविष्य में जैसे अभी कोविड काल चला हुआ है, कोविड में हमने एक स्टडी किया था पैन इंडिया की बुजुर्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप था बुजुर्ग, है ना। तो हमने देखा कि क्योंकि हमारे अगर प्रदेश का ही देखा तो लगभग 90% से ज़्यादा बुजुर्ग गाँव में रहते हैं। तो कोविड में भी हमने देखा कि उनको सबसे ज़रूरत क्या है, हेल्थ की। इमीडिएटली हमारे जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, हमने गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट के थ्रू हमने उनके साथ परमिशन लेके कोलैबोरेशन में हमारे जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, गांव-गांव जाके उनको हमने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया। रही बात पोस्ट कोविड और जो अनलॉक के बाद, अब हमने ये देखा कि बुजुर्ग जो है, क्योंकि 3-4 मंथ्स बिल्कुल अंदर रह गए थे, बिल्कुल ना, बिल्कुल लॉकडाउन में। अब उनमें अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो अभी हम लोग फोकस ये करेंगे कि जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों को एक इस शौक से निकाल के उनको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा कि अभी हमें इमीडिएटली मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे जो स्टडी कहता है कि 65% बुज़ुर्गों का जो है लाइवलीहुड कोरोना की वजह से उनका ख़त्म हो चुका है। तो उनको अलग अलग लाइवलीहुड प्रोग्राम, जिससे उनका कुछ इनकम जनरेशन हो, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। हम लोग ये खुद अपने लेवल पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करके दोबारा से उनको, बुजुर्गों को नॉर्मल लाइफ में हमको लाने में अभी टाइम लगेगा। तो 2 चीज़ें, हेल्थ और लाइवलीहुड के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जो बुजुर्ग है बिल्कुल डिग्निफाइड। जी राजेश जी, आपके विचारों से हमारे दर्शक भी बहुत सहमत होंगे। दर्शकों, आज हमने बातचीत की अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा किस तरह से होनी चाहिए, वृद्धों के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य है, सरकार बुजुर्गों के लिए कौन कौन से योजनाएं चला रही है, और एनजीओज कैसे आगे बढ़कर वृद्धों का पालन पोषण कर रही है, उनको सहारा दे रही है। आप भी यदि अपने आसपास किसी बुजुर्ग को देखते हैं, कोई बेसहारा है, आप भी जो यहाँ से दूरभाष नंबर आपको बताया गया उसके ऊपर
संपर्क करके आप किसी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं। और वैसे भी यदि आपके गांव में परिवेश में आप कुछ किसी बुजुर्ग के लिए कर पाएं, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। बुजुर्गों का सम्मान हो, बुजुर्ग बहुत अधिमान के साथ अपना जीवन बसर करे, इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। आज्ञा दे, नमस्कार। धन्यवाद।